शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है, बात सिर्फ 10 रुपए की थी। जिंदगी में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। यह मेरी जिंदगी के उस दौर का हिस्सा है जब मेरी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई थी। एक समय ऐसा भी मेरी जिंदगी में आया जब मैं घर परिवार छोड़कर भाग गया था। मैं एक महीना घर से दूर रहा था और उस दौरान जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। उसी दौरान घटित हुई यह घटना मेरे अंतर्मन में आज भी ताजा है और मुझे आज भी प्रेरित करती है। जेब में कुछ रुपए, कुछ कपड़े लेकर मैं घर छोड़कर निकल पड़ा और धीरे धीरे अपने शहर से दूर, फिर अपने राज्य से दूर चंडीगढ़ आ चुका था। पीछे क्या हो रहा था मुझे परवाह ना थी। मैं बस अपना मन मार कर समय गुजार रहा था। यहाँ आकर काम की तलाश और हताश जिंदगी को रास्ते लाने के लिए एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। काम की तलाश में यहाँ से जयपुर फिर दिल्ली आ पहुंचा। काम कम, धोखे ज्यादा मिले। जेब में पड़े पैसे भी कम हो रहे थे। गुड़गांव में याद आया, मेरा दोस्त रहता है और क्यों ना उससे यहाँ रहने में मदद ले लूं। यह सोचकर मैंने रास्ते में किसी से फोन मांगकर अपने दोस्त का नंबर मिलाया। वो जानकर खुश हुआ कि मैं उसके पास ही हूं और उसने मुझे अपना पता बताया और मैं उस पते पर पहुंचा। वह मुझे लेकर अपने पीजी पहुंचा। वो और एक लड़का उस पीजी में रह रहे थे। उसे मेरी हालत जानकर दुख हुआ और सब कुछ ठीक होने तक उसने मुझे अपने पास रुकने को कहा। हम दिन भर बातें करते रहे। मुझे उसके पास रहते हुए दूसरा दिन था। मैंने जाना मेरी वजह से उसको काफी मुश्किल हो रही है। काम से भी छुट्टी लेनी पड़ रही है। मैं बेकार ही पराए शहर में उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता था। मैंने उससे झूठ ही बोला कि मुझे काम मिल गया है और रहने का बंदोबस्त भी वहीं मिल रहा है और मैं वहां से अगली सुबह निकल आया। मैंने बस स्टैंड के पास एक गेस्ट हाउस में कमरा लिया और रहने लगा। मुझे यहाँ रहते हुए 10 दिन हो गए थे और कमरे का किराया आदि पैसे खत्म होने वाले थे। काम न मिलने के कारण भी मैं हताश था और अब मुझे घर की याद आ रही थी। दूसरे दिन मेरे पास गेस्ट हाउस का किराया देने के बाद खुद के गुजारे योग्य पैसे नहीं बचे थे। मैंने मजबूरी में अपने उसी दोस्त को फोन किया
और अपनी जरूरत बताई। उसने मेरी मदद के लिए हाँ करते हुए मुझे फरीदाबाद में नीलम चौक पर मिलने आने को कहा। मेरे पास इस समय सिर्फ बस के एक तरफ के किराए जितने ही पैसे बचे थे। मैंने फरीदाबाद की बस पकड़ी और वही बात हुई। जितने पैसे थे उतने का ही टिकट लगा। मैं पहली मर्तबा फरीदाबाद जा रहा था और बड़ी उम्मीद से जा रहा था। फरीदाबाद में नीलम चौक पर मैं उतरा और वहां से अपने दोस्त को फोन किया। उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा था। मैं काफी समय तक फोन करता रहा, पर हर बार यही संदेश सुनने को मिला। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और दूसरी जेब में खाने पीने के लिए भी कुछ ना था। मुझे उसका इंतजार करते हुए दोपहर से शाम होने आ गई। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी या क्या बात थी जो उसका फोन नहीं मिल रहा था। ऐसे ही ख्याल मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। आखिर अब शाम के 6 बजने वाले थे और गर्मी में खड़े खड़े मानो मैं पागल हो रहा था। आखिरकार मैंने वापस मुड़ने का फैसला किया। किराया देकर तो मैं वापस गुड़गांव जा ही नहीं सकता था, सो मैंने नीलम चौक से गुड़गांव की तरफ मुड़कर लिफ्ट के सहारे जाने का सोचा। मैंने गुड़गांव के नंबर वाली गाड़ियों को हाथ दिया। लिफ्ट के लिए इशारा करते हुए आधे घंटे से ऊपर समय हो रहा था और यह विचार भी मुझे निराशा देने वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों के बीच मेरा ध्यान कुछ कदम आगे रुकी कार की तरफ गया, जिसका ड्राइवर मुझे ही मुड़कर देख रहा था। भगवान का शुक्र है और गाड़ी की ओर मैं भागा और दरवाजा खोलकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसका धन्यवाद करते हुए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि उसे बदरपुर की तरफ जाना है। मैंने उसे बताया कि मुझे गुड़गांव जाना है, तो उसने कहा कि उसे जरूरी काम है, सो वो मुझे सेक्टर 17 गुड़गांव तक छोड़ देगा। मैंने कहा ठीक है, और हम इधर उधर की बातें करते हुए कब सेक्टर 17 पहुंच गए पता ही नहीं चला। मैंने उसको दोबारा धन्यवाद करते हुए अलविदा कहा और मैं गुड़गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर निकल पड़ा। सेक्टर 17 बड़ा इलाका था और पॉश एरिया था, लेकिन मुझे प्यास लगी थी और इस पॉश इलाके में एक भी नल न था। मैं एक साथ मेन रोड की तरफ चलता जा रहा था।
यहाँ से मेरा गेस्ट हाउस अभी काफी दूर था। यहाँ शांति थी और किसी भी वाहन का मिलना मुश्किल था। सेक्टर पार करते ही मेन रोड आ गई और मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मैं अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे चला जा रहा था। अंधेरा हो गया था और भूख प्यास भी सताने लगी थी। कहीं पानी भी पीने को ना मिला और खाने पीने की बात तो दूर, मेरे पास तो बस या ऑटो के लिए किराए के भी पैसे ना थे। मेरी चाल धीरे धीरे सुस्त हो रही थी। यहाँ से अभी भी मेरा कमरा कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर था। जिस सड़क पर मैं चल रहा था वो 4 लेन थी। मैं पीछे से आते स्कूटर, कार आदि वाहनों को हाथ देकर रुकने का इशारा करता, मगर कोई ना रुकता। अब मैंने लिफ्ट मांगने का ख्याल ही छोड़ दिया और चलने पर ही ध्यान देने लगा। जहां एक तरफ मैं निराश था, वहीं दूसरी ओर मैं मन ही मन भगवान से किसी भी तरह मुझे गेस्ट हाउस तक पहुंचाने के लिए किसी मदद की प्रार्थना कर रहा था। रास्ता जल्दी तय करने के लिए मैंने अपनी चाल तेज की और अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि मेरे आगे मुझे एक रेहड़ी वाला जाता दिखाई दिया। ये रेहड़ी एक लड़का ठेल रहा था जो महज 10 साल का होगा और कद में मुझसे 2.5 फीट छोटा होगा। रेहड़ी पर वह एक मटके में पुदीने का पानी बेच रहा था। मटका देखकर मेरी भी प्यास ने और आग पकड़ ली, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को अंदर ही दबाए रखा। चलते हुए मैं रेहड़ी पर पड़े मटके और उस लड़के को देखता हुआ रेहड़ी से आगे निकल गया। मैं बीच बीच में पीछे मुड़कर भी देख रहा था कि शायद कोई वाहन चालक मुझे पैदल चलते देखकर रुक जाए, लेकिन नहीं। मैं कुछ आगे जाकर रुका और रुमाल से अपने हाथ मुंह से पसीना पोंछने लगा। मैं अभी 5 मिनट ही रुका होऊंगा कि वही रेहड़ी वाला मुझे आगे जाते हुए दिखाई दिया। मैंने भी चलना शुरू किया और चलते हुए उस रेहड़ी से फिर आगे निकल गया। मैंने अपने ही ख्यालों में चलना शुरू किया था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, ए भाई रुकना जरा। मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद किसी और को कोई बुला रहा हो, लेकिन वहां कोई न था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रेहड़ी वाला लड़का मेरे पीछे ही रेहड़ी ढेले आ रहा था और उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसने ही आवाज लगाई है। मैं रुका
और इससे पहले कि मैं उसके पास आते ही कुछ पूछता, उससे पहले ही उसने पूछा, क्या हुआ भाई, किसी मुश्किल में हो? मैंने कहा, नहीं तो। उसने कहा, नहीं लगता तो है, कुछ तो बात है। पहले भाई यह बता, पानी पिएगा? उसकी बातों का जवाब देने से पहले उसने एक गिलास ठंडा पानी भरकर मेरे हाथों में थमा दिया। मैं यह जताते हुए कि मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी, धीरे धीरे घूंट भरकर पानी पिया और उसे गिलास वापस दे दिया। उसने फिर पूछा, भाई और दूं? मैंने कहा, नहीं, जबकि मुझे बहुत प्यास लगी थी और वो लड़का तो जैसे अंतर्यामी था। उसने मटके का ढक्कन उठाया और पुदीना पानी ग्लास में भरने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर उसने चुपचाप पुदीना पानी का गिलास मुझे देते हुए कहा, ले भाई, इससे तुझे कुछ तसल्ली हो जाएगी। मैं हैरान हुआ, उसे देखे जा रहा था और खुद से सवाल कर रहा था कि यह कौन है जो इस घड़ी में मेरी इतनी सेवा कर रहा है। पर जब इसने पैसे मांगे तो मैं क्या कहूंगा? यह सब सोचते हुए मैंने उसे खाली गिलास थमाया और पूछा, कितने पैसे हुए? मैं मन ही मन यह सोच रहा था, अगर इसने पैसे मांग लिए तो? पर इसके विपरीत उस लड़के ने कहा, क्या भाई, कैसी बातें करते हो? लेने के टाइम पर देने की बात करते हो। मेरे जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उससे क्या कहूं, क्या पूछूं? इस असमंजस में पड़ गया था। इतने में उसने अगला सवाल किया, भाई जा कहाँ रहे हो पैदल? मैंने कहा, बस स्टैंड से आगे मेरा गेस्ट हाउस है, जहां मैं ठहरा हूं, वहीं जा रहा हूं। उसने कहा, मैं देख रहा था कि भाई को कहीं जाना है, तभी लिफ्ट के लिए हाथ दे रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसे धन्यवाद कहकर आगे बढ़ने ही लगा था कि उसने आवाज दी, भाई रुक तो, ऐसे कहाँ जा रहे हो? कोई लिफ्ट नहीं देगा। ऐसा करो, तुम कोई ऑटो या बस में चढ़ जाओ, तभी जल्दी पहुंच पाओगे। मैंने कहा, हाँ यह तो है, यह जानते हुए कि मैं ऑटो या बस का किराया नहीं दे सकता था। फिर भी उससे मैंने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं, कोई ऑटो या बस मिल जाए। उसका दोबारा धन्यवाद करके मैंने हाथ मिलाया और आगे चलने लगा। उसने फिर आवाज लगाई और जब मैंने मुड़कर देखा तो वो रेड़ी छोड़ 2 कदम भागकर मेरी तरफ आया और बोला, भाई ऐसे कैसे बस या ऑटो में बैठ जाएगा?
किराए के बिना कोई भी नहीं लेकर जाएगा। उसकी बात सुन मेरी सांसें रुक गई। वो छोटा सा लड़का मेरी स्थिति को कैसे भाप गया था। मैं यही सोच रहा था, कहीं भगवान ने मेरी सुन ली थी, या यह लड़का इतना समझदार था जो पानी पिलाने से लेकर हर मदद को तैयार था। मेरे लिए वो किसी फरिश्ते से कम न था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो लड़का अपना पर्स निकालने लगा। मैंने उसे रोका और कहा, नहीं यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। वो बोला, भाई मैं जानता हूं कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने अपना पर्स खोला। उसमें शायद उसकी दिन भर की कमाई के 100 या 120 रुपए रहे होंगे। उसने 10 रुपए का नोट निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मेरी आंखें खुली रह गई। उस लड़के के बोल और उसकी आंखों में दिखाई देती इंसानियत की चमक मेरे हृदय को छलनी कर रहे थे और यह सोचने को मजबूर कर रहे थे कि क्या आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं। मैं खुद को उस लड़के के सामने उस समय बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। मेरी उम्र, तजुर्बा, ओहदा सब बेकार था। उसकी पेशकश के बाद मेरे मुंह से ना निकल रही थी और मैं बड़ा संघर्ष में चल रहा था। जिंदगी की इस कसौटी पर मेरी जरूरत मेरे स्वाभिमान पर हावी थी। चलने को मैं 6-7 किलोमीटर चल सकता था, पर दोपहर से अब तक थक कर चूर हो गया था। बात सिर्फ 10 रुपए की थी, लेकिन मैं अपने आप से जूझ रहा था। वो अनजान लड़का मुझे अपने आगे बड़ा लग रहा था। तभी उसने 10 रुपए मेरे हाथ में थमाकर बोला, कोई बात नहीं भाई, ले ले, इतने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मेरी आंखों में अब आंसू आ गए थे। मैंने उसकी आंखों में देख उसका वो 10 का नोट पकड़कर उसके दोनों हाथ पकड़ उसका आभार जताया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तभी एक लोकल बस आई और उस लड़के ने उस बस को हाथ दिया और मुझे बस में चढ़ने को कहा। मैं उसे अलविदा कहकर आगे रुकी बस में भागकर चढ़ा और बस के दरवाजे से उसे देखने लगा और वो मुझे हाथ हिलाकर बाय कर रहा था। मैंने भी हाथ हिलाया, उसे बाय किया और सीट पर बैठ गया। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन इसने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा प्रहार किया कि आजकल के समय में
किसी जरूरतमंद की मदद करने में कितनी खुशी है। और यह कोई इतना महंगा काम नहीं था। जरूरत पानी से लेकर चाहे किराए तक की हो, मौके मुताबिक बहुत बड़ी और मदद करने वाले के लिए शायद बहुत ही छोटी होती है। आजकल की भाग दौड़ में किसी की मदद में कम ही हाथ उठते हैं, लेकिन बजाय बड़े दान पुण्य के यही सबसे बड़ा पुण्य है। और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और यह मैंने उस दिन सीखा। उस दिन रात भर मैं सो ना सका और उस समय के हर पल को याद करता रहा। आज इस बात को 6 साल हो गए हैं। पता नहीं वो लड़का कभी दोबारा मिलेगा या नहीं, लेकिन वो लड़का आज भी मुझे याद है। जब भी 10 रुपए के नोट को देखता हूं, उसे याद करता हूं, क्योंकि बात सिर्फ 10 रुपए की थी। आज की कहानी है इंसानियत का सबक। एक गांव था। वहां पर एक परिवार बहुत खुशी से रहता था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम प्रकाश व दूसरे भाई का नाम श्याम था। सबसे छोटा था रवि। दोनों बड़े भाई कमाते थे, लेकिन रवि अपनी पढ़ाई पूरी करके घर में बैठा रहता था। रवि पिताजी का लाडला बेटा था। उसके बड़े भाई उसे बार बार कहते कि अब तुझे भी अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन उसने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा कहता, अभी जल्दी क्या है, या कुछ और कहकर टाल जाता। पिताजी भी उसी का पक्ष लेते थे। दोनों भाइयों की एक एक कर कर शादी हो जाती है। एक दिन गुस्से में बड़े भाई ने रवि को कहा, अभी तो कुछ कमा कर ला, जिंदगी भर हमारी कमाई पर ही पलता रहेगा। रवि मायूस होकर पिताजी के पास गया। पिताजी ने उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हो गया? रवि ने जवाब दिया, वही भैया का फिर से सवेरे सवेरे शुरू हो गए। पिता बोले, तेरे भैया ठीक ही कह रहे हैं। तेरी पढ़ाई होकर भी 2 साल हो गए। पढ़ाई का उपयोग सही समय पर हो तो अच्छा है। इतना सुनकर रवि बोला, क्या पिताजी, आप भी भैया की बातों में आ गए? मुझे अभी कुछ समय और चाहिए। और आप ही तो बोलते हो कि पढ़ाई किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। पिता बोले, बेटा, पर मेरे पास इतना समय कहाँ? क्या पता कब मुझे तेरी मां के पास जाना पड़े, और मैं तुझे कब तक बचाता रहूंगा। रवि, पिताजी आप शुभ शुभ बोलिए। पिता, बस बेटा, मेरी एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि इंसानियत और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
इसके आगे पैसा, धन, दौलत सब छोटी चीज है। और जब तुम ऐसा करोगे, हर पल मुझे महसूस करेगी। बेटा, पिताजी के हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, मैं वचन देता हूं कि ये बात मैं जीवन भर याद रखूंगा। और पिताजी उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। फिर रवि मजाक में बोला, पिताजी एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। पिता, हाँ बोलो। रवि, आप अपनी थोड़ी सी ज्ञानवाणी भैया को भी सुना दीजिए, क्या पता उनका विचार बदल जाए। पिता, हाँ सुझाव अच्छा है, अभी बुलाता हूं। जैसे ही आवाज दी, रवि ने तुरंत पिताजी के मुंह पर हाथ रखकर बोला, अरे पिताजी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सच में शुरू हो गए। पिताजी हंसते हुए, बेटा मैं भी मजाक कर रहा था, अब चल जा, मुझे काम करने दे। और रवि कमरे से बाहर आ गया। सबसे बड़ी भाभी अच्छी थी और अपने छोटे देवर को बेटे की तरह प्यार करती थी। वह भी अपनी भाभी से सब बातें किया करता था। भाभी भी उसको समझाती, परंतु कहता कि अब आप भी भैया की तरह शुरू मत हो जाइए, और बात वहीं खत्म कर देता था। धीरे धीरे भाभी ने भी समझना छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात पिताजी का अचानक से देहांत हो गया और घर का पूरा माहौल बदल गया। एक दिन घर में फिर इसी बात पर झगड़ा हुआ और गुस्से में रवि को घर से बाहर निकाल दिया। भाभी और श्याम ने रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु रवि ने भी गुस्से में घर छोड़ दिया। रवि उसी गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था और लड़की भी उससे प्यार करती थी। और ये बात घर में पिताजी के अलावा सिर्फ भाभी को ही बता रखी थी। गांव छोड़ने से पहले रवि उस लड़की से मिला और सब कुछ बता दिया। लड़की ने उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि गांव छोड़कर दूसरी जगह गया। वहां उसे रास्ते में एक सेठ मिला। वह थोड़ा परेशान और जख्मी हालत में दिखा। रवि ने तुरंत सेठ की मदद की और इंसानियत दिखाई। सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए, परंतु उसने लेने से मना कर दिया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और सेठ उसे अपने साथ ले गया। सेठ का विदेश में बहुत बड़ा कारोबार था। कारोबार में उसकी मदद करने लगा और देखते ही देखते कारोबार में तरक्की होने लगी। सेठ उसकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखकर बहुत खुश हुआ और बिना बताए अपनी सारी जायदाद वो कारोबार रवि के नाम कर दी। जब रवि को लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, तो उसने वापस गांव जाने का फैसला किया। उसने भाभी को अपने गांव आने की बात और उस लड़की से शादी करने की भी बात बताई। रवि सेठ के साथ गांव आता है
सब कुछ तय हो जाता है और शादी का दिन भी आता है। और शादी के दिन प्रकाश क्या देखता है कि जिस कंपनी में वह काम करता है वह सेठ ही उस कंपनी का मालिक है। रवि को यह सब पता चलता है और वो मन ही मन खुश होता है। फिर सबसे मिलता है और बड़े भैया से आशीर्वाद लेता है और धन्यवाद देता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। फिर अपनी पत्नी और सेठ के साथ विदेश लौट जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ का भी देहांत हो जाता है। 1-2 दिन बाद वकील घर आता है और जब वसीयतनामे से पता चलता है कि सेठ ने अपना सब कुछ रवि के नाम कर दिया, रवि सुनकर आश्चर्यचकित होता है और सेठ की तस्वीर के सामने जाकर रोता है और कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, मुझे आपने इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, मैं इस लायक भी नहीं। आपके बिना ये सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूंगा। इतने में वकील पास आ गया। एक खत देकर कहता है कि वसीयत के साथ साथ यह भी आपके लिए छोड़ गए हैं और वहां से चला जाता है। खत में लिखा हुआ पढ़ता है, मेरे प्यारे बेटे रवि, मुझे पता है कि जब तुम्हें वसीयत के बारे में पता चलेगा तो तुम हैरान हो जाओगे। मैंने ये बहुत पहले ही कर लिया था और ये इंसानियत का पाठ मैंने तुम ही से सीखा। जब तुमने मेरी मदद की थी वो भी उस समय जब मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। इतने वर्षों में कभी मेरे बेटों ने मुझे नहीं पूछा कि मैं मर गया या जिंदा हूं। वो अब मेरे मरने के बाद जरूर आएंगे अपना हिस्सा लेने। और तुम क्या करोगे मैं अच्छे से जानता हूं। काश मैं भी तुम्हारी जैसे संस्कार मेरे बेटों को दे पाता, पर पैसे कमाने की चाह में मैं ये जवाबदारी ठीक से नहीं निभा पाया। मेरी इस कमी को तुम पूरी करना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। और हाँ, मुझे कभी भी अपने से दूर मत समझना। जब भी तुम कोई भी अच्छा काम करोगे मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसी पल के लिए मैं तुमसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा पिता। रवि खत पढ़कर फूट फूट के रो पड़ा। कुछ 4-5 दिनों के बाद सेठ के दोनों बेटे विदेश में सेठ के घर पहुंचे। रवि ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि
वह जानता था पिताजी के मरने का शोक मनाने नहीं बल्कि जायदाद के लिए आए हैं। घर में घुसते से ही दोनों बरस पड़े कि तुम्हें धोखे में पिताजी की सारी वसीयत अपने नाम में मिली है। उसने शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि आप सभी अभी अभी आए हैं, पहले आराम कर लीजिए। और नौकर को इनका कमरा दिखाने कहता है और वहां से सीधा कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सेठ के दोनों बेटों को उसकी महंगी और आलीशान कार देखकर जलन होने लगती है। फिर अपने कमरे में जाते हैं और उसके ऑफिस से लौटने का इंतजार करते हैं। ऑफिस से आने में देर हो जाती है और विनयपूर्वक वह दोनों से पूछता है कि आपने भोजन किया? कटु शब्द में उत्तर दिया, हाँ हम भोजन कर चुके हैं और अब कुछ बातें हो जाएं। हम यहाँ आराम फरमाने नहीं आए हैं। रवि, बस 10 मिनट में भोजन करके आता हूं और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में रवि दोनों के पास जाता है और बोलता है, बोलिए, आप दोनों को मुझसे क्या बातें करनी थी? और आपने पिताजी के कमरे में जाकर उनसे आशीर्वाद लिया ना? तब दोनों में से एक बीच में ही बोल पड़ता है कि इस पूरी जायदाद के सिर्फ हम वारिस हैं, सब कुछ हमारे नाम कर दो, थोड़ा बहुत हम तुम्हें भी दे देंगे। रवि, अगर मैंने देने से इनकार किया तो हम कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे कि तुमने धोखे से सब नाम करवा दिया है। रवि शांत स्वर में बोला, मैं जानता था कि आप दोनों ऐसा ही कुछ करेंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सेठ जी मेरे जन्मदाता भले ही ना, परंतु मेरे अन्नदाता जरूर हैं और सेठ जी का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने सारी जायदाद आप दोनों के नाम बराबर बराबर कर दी। वसीयत के कागज थोड़ी देर में वकील लाता ही होगा। दोनों रवि की बात सुनकर हैरान हो गए। दोनों होश खो बैठे। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी मनाए या रवि के इस बहादुरी भरे फैसले की दाद दे। बड़े भाई ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो रवि? रवि, हाँ भाई साहब, आपको यकीन नहीं तो वकील के आने का इंतजार कर लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम कह रहे हो तो सच ही होगा। फिर थोड़ा हिचकते हुए पूछा, रवि तुमने अपना हिस्सा नहीं लिया? रवि मुस्कुराते हुए, वो हिस्से का क्या करूंगा जो साथ ही ना ले जाया सके? भाई साहब बोले, इस बात का क्या मतलब है रवि? मैं कुछ समझा नहीं। रवि, पिता की वसीयत के साथ मुझे उनका लिखा खत भी मिला।
उसमें पिताजी जाते जाते मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा गए। खत में लिखा था, बेटा कभी भी धन दौलत के पीछे मत भागना। ऐसी चीज का क्या करना जो साथ ले जाई ना जा सके। मेरे पिताजी को भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। मैं भी कुछ ना ले जा सका और तुम्हें भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने धन दौलत तो कमा ली, परंतु मेरा अपना ही परिवार मुझसे अलग हो गया और मैंने तभी यह सब निर्णय ले लिया था और आप सबके आने का इंतजार किया। रवि भाई साहब की तरफ देखकर बोला, आप ही सोचिए, आप ये सब किसके लिए कर रहे हो? अपने बेटों के लिए? कहीं आपके बेटे भी आप ही की तरह वो सब ना कर बैठे जैसा आपने अपने पिता के साथ किया? और मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ भी ऐसा ही हो, ताकि आपको अपने पिता के दर्द का एहसास हो सके। यहां पर आने के बाद भी आपने एक बार भी अपने पिता की तस्वीर नहीं देखी। उनके कमरे में जाना भी उचित नहीं समझा, जबकि एक भी ऐसा दिन नहीं जिसमें यह बाप अपने बेटों की याद में रोया ना हो। इसलिए मैंने यह सब किया और मुझे मेरे निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही अपनी जिंदगी से कोई शिकायत, बल्कि खुश हूं कि मुझे मेरे एक ही जीवन काल में दो पिता का प्यार मिला, जिसके लिए दो जन्म लेने पड़ते हैं। मतलब मैं 2 गुना जिया हूं और मुझे इस बात की खुशी है। सेठ के दोनों बेटे रो पड़े। एक पल की भी देर किए बिना दोनों तेजी से पिताजी के कमरे की ओर भागे। कमरा देखकर दोनों हैरान हो गए। कमरे की दीवार पर हर जगह तस्वीर लगी थी। उनमें हर खुशी के पल कैद थे। दीवारें अपने आप में कुछ कह रही थी। बचपन से लेकर सारी यादें वहां मौजूद थी। दोनों धीरे धीरे दीवारों की ओर देखते हुए पिताजी की तस्वीर के साथ खड़े हो गए और दोनों ने माफी मांगी और फूट फूट कर रो पड़े। दोनों को इस तरह पश्चाताप के आंसू में देखकर रवि ने अस्थि से भरा घड़ा देकर कहा कि अब मुझे इस जवाबदारी से मुक्त कीजिए। अंतिम संस्कार का पुण्य तो मैंने पा लिया, अब यह पुण्य आप दोनों करोगे तो हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक इसी समय वकील आया और रवि ने वसीयतनामे पर हस्ताक्षर करके वसीयत के कागज
भाई साहब के हाथ में रखकर कहा, मैं कल सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। और अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह रवि अपनी पत्नी के साथ गांव की ओर लौट गया और अपना अलग रहने लगा। रवि के दोनों बड़े भाई प्रकाश व श्याम को जब इस बात का पता चला तो दोनों रवि के पास तुरंत पहुंचे। रवि दोनों भाइयों को देखकर तुरंत पास गया और झुककर आशीर्वाद लिया। भैया के पूछने पर रवि ने सब कुछ बता दिया। बड़े भाई ने रवि को गले लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं सिर्फ कहने को बड़ा हूं, परंतु तुम्हारे इस काम के आगे मैं छोटा हूं। जहां इंसानियत है वही सच्चा धर्म है। सही मायने में तुम ही पिताजी के सच्चे सुपुत्र हो। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो और मेरे साथ अपने घर चलो। रवि ने बहुत मना किया, पर उसकी एक ना सुनी। श्याम ने कहा, रवि अपने घर चलो, और वैसे भी रवि के बिना ना ही प्रकाश है और ना ही श्याम, और पिताजी भी हमेशा चाहते थे कि हम तीनों हमेशा साथ रहें। और फिर इस तरह से गांव वाले भी क्या सोचेंगे। रवि की पत्नी ने कहा, मैंने अपनी आधी जिंदगी परिवार के बिना गुजार दी। अब जब परिवार मिल रहा है तो फिर विचार किस बात का। पत्नी और भाइयों का इतना कहने पर रवि मान गया और अपने दोनों भाइयों के साथ घर लौट गया। घर पहुंचने पर सब बहुत खुश हुए और भाभी की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। अगले ही दिन सवेरे सवेरे रवि तैयार होकर नीचे आया। बड़े भैया ने पूछा, इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? रवि, भैया काम की तलाश में जा रहा हूं। घर पर बैठकर क्या करूंगा? प्रकाश, रवि, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? रवि, भैया बस यूं समझ लीजिए, मैं आपकी जवाबदारी का हिस्सा बनना चाहता हूं। इतना कहकर आशीर्वाद लेकर घर से काम की तलाश में निकलने ही वाला होता है कि सामने से सेठ जी के दोनों बेटों को आते देखता है। रवि आश्चर्य से, अरे भाई साहब, आप यहां? आइए, अंदर आइए। फिर अपने बड़े भैया व सबसे इनका परिचय करवाता है और पूछता है,
यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? भाई साहब, हाँ रवि, सब ठीक है। हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि हम दोनों भाइयों ने पिताजी की सारी जायदाद अनाथ आश्रम में पिताजी के नाम से दान कर दी। रवि ने कारण पूछा तो कहा, पैसे आते ही घर में सब लोग बदल गए। घर में अशांति छा गई। रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होने लगे। किसी के पास भी किसी के लिए समय ही नहीं रहा। हमारे बेटों की मांगें दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। हमारे बच्चे हमसे दूर जाते हुए दिखाई दिए। हमने सोचा, जिस तरह हमारे पिता को अपनी संतान के लिए तरसना पड़ा, हमें भी तरसना ना पड़े। और फिर हमने मिलकर फैसला किया और पिताजी की सारी जायदाद अनाथ आश्रम में उनके नाम से दान कर दी। और आज सही मायने में हमें पिताजी का दर्द महसूस हुआ। और यही हमारा पश्चाताप है। इंसानियत का काम करके आज हमारा मन हल्का हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जहां की शांति मिल गई हो। रवि, भाई साहब, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। किसी ने सच ही कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसे भाग्य का लिखा समझकर स्वीकार कर लीजिए। फिर सेठ के दोनों बेटे अपने घर लौट जाते हैं और इसी तरह यह दोनों परिवार एक आदर्श जीवन व्यतीत करने लगते हैं और समाज को इंसानियत का सबक सिखा जाते हैं।